बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलार स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में कितने दिन अहम हैं? गुज़श्ता कुछ दिनों से हम यही सुनते हैं कि कुछ अगले घंटे अहम हैं, कुछ अगले दिन अहम हैं। मुशावरत कहाँ पे हो रही है? मुशावरत मंतकी इंजाम तक कब पहुँचेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदलती हुई हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में किस हद तक जाएगी? लंदन में बड़े फैसले क्या हुए हैं? लंदन में मुशावरत क्या हुई है? लंदन से वज़ीर आज़म की वापसी के बाद पाकिस्तानी सियासी मंजरनामा कितना तब्दील होगा? वफाक की जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने अब तक क्या मुशावरत की है? किस एक नुक्ते पर मरकूज हैं और कौन सा नुक्ता इख्तलाफ है? उस नुक्ता इख्तलाफ का नतीजा क्या रहेगा अगर उस पर डेडलॉक बरकरार रहता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कबल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालिबा किस हद तक जोर पकड़ रहा है? किन हल्कों में जोर पकड़ रहा है और इसके नताइज क्या निकलेंगे? पूरे सियासी माशी मंजरनामे में बात करेंगे। राना साहब हैं। राना साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की लंदन में मुलाकातें हो गई, अब तो तवील मुलाकातें हो गई, अब तो वापसी का सफ़र शुरू हो गया, लेकिन क्या समझते हैं कि इन तवील मुलाकातों में अब तक किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, दो चीज़ें समझ लें। एक तो जो फैसले होने थे वो फैसले हो चुके हैं। जो 72 घंटों में चंद 3 दिन पहले ही लगा, हाँ 2 दिन पहले जो 72 घंटों में 2 अहम तरीन मीटिंगें हुई थीं, उन मीटिंगों के अंदर मुल्क की हालात को देखते हुए मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की रोशनी में जो फैसले होने थे वो फैसले हो चुके हैं। अब मुलाकातें, फैसलों पर अमल दरामद पुरअमन तरीके से इक़्तिदार ख़त्म करना, नए इंतखाबात की तरफ जाना और पुरअमन तरीके से और बेहतर तरीके से नई तैनाती की तरफ जाना, अब ये अमल चल रहा है। बहुत से लोग सवाल करते हैं जनाब कि हम हर रोज़ सुनते हैं कि अभी कुछ होने वाला। भाई, जो कुछ होना था वो फैसले हो गए हैं, अब उन पर अमल दरामद शुरू है। ये जो लंदन यात्रा थी ना, ये जो लंदन में मीटिंगें हुई हैं, एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया और अब लंदन में जो शख्स वापस गया था उसको भी पाकिस्तान वापस बुला लिया गया है। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूँ। बात यह है कि जिनकी जो फरमाइशें थी वो पूरी नहीं हो रही। एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, मायूसी फैल चुकी है, बेइंतहा मायूसी है हुकूमत के ईवानों में, बेइंतहा मायूसी है हुकूमती ज़िम्मेदारों के अंदर। अब आने वाले 2 से 4 दिन 15, 16, 17 तारीख को आपको बड़े ऐलानात नज़र आ जाएंगे, आपको बड़ी डेवलपमेंट नज़र आ जाएगी। अब वो लोग जो रोज़ाना सुन सुन के थक गए थे, उनके इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब आने वाले दिन जो हैं वो फ़ैसला कुन मरहले के दिन है और इन पर फैसला होगा। लंदन में जो बड़े मियाँ साहब चाहते थे, जो उनकी ख्वाहिश है, वो पाकिस्तान में पूरी नहीं होगी। या सर, मैं आपको एक तो चीज़ क्लियर कर दूँ, जो ख्वाहिश और जो पर्ची उन्होंने दी है उस पर अमल नहीं होगा। ये बात तो आप लिख लीजिएगा। दूसरी बात, बड़े मियाँ साहब जिस कैटेगरी के हवाले से बात कर रहे हैं, या बड़े मियाँ साहब की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी नहीं होगी। तीसरी चीज़, छोटे मियाँ साहब और बड़े मियाँ साहब बेशक जितनी मर्ज़ी आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे के माथे को चूम रहे हैं, जो मर्ज़ी कर रहे हैं, मेरे पास इतला यह है कि छोटे मियाँ साहब झिड़कियाँ खा के, छोटे मियाँ साहब नाराज़गी मोल लेके वापस आ रहे हैं। और उन्होंने कहीं किसी जगह पे ये जिक्र किया है कि मैं तो दरमियान में फंस गया हूँ, ना मैं उस तरफ का रहा ना मैं उस तरफ का रहा, और मेरे साथ हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि मुझे दरमियान में रख कर मेरे साथ ही खेला जाता है। इस तरह लगता है कि मुझे कुछ देर के लिए आराम और उसके बाद मेरी किस्मत बुरी, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अब आ जाएँ पाकिस्तान की हालात सूरत हाल पे। आप गौर करें कि आज का दिन जो है वो कप्तान ने बड़ा तेज़ दिन रखा हुआ है। आज नंबर 1 तो कप्तान ने यासर अपनी डॉक्टरों के मशवरे के बाद कप्तान ने आज बाकायदा से मशीन भी मंगवा ली है और कप्तान हल्का हल्का चलना भी शुरू होंगे। कप्तान जो है वो हल्की सी वर्जिश भी शुरू करेंगे, तो क्या कि क्योंकि कप्तान ने जल्द अज जल्द पिंडी पहुंचना है। एक तो दिन में दूसरा, कप्तान आज जो आपने देखा, कप्तान ने 3 लॉन्ग मार्च से खिताब किया। या सर, एक से नहीं किया। आज कप्तान ने KPK में परवेज़ हटक के, असद उमर के और शाह महमूद कुरैशी 3 किए ना खिताब उन्होंने, एक नहीं किया, 3 खिताब किए हैं। और कप्तान के आज के खिताब आपके सामने है, कप्तान की आज की बॉडी लैंग्वेज आपके सामने है।
कप्तान के आज KPK का मजमा, पंजाब में तो मजमा था ही था, लेकिन आज KPK का मजमा, परवेज़ खटक जिसको लीड कर रहे हैं, और उसके बाद बाकी 3 जगह से तो हैं, कल चौथी जगह भी शुरू हो जाएगी, परसों 5वां भी काफिला शुरू हो जाएगा। मैंने याद करें, मैंने कहा था कि इनकी सोच नहीं है कहाँ कहाँ से कितने कितने लोग किस किस तरीके से आएंगे और कितनी तादाद में आएंगे। कप्तान ने अपने काम में तेज़ी कर दिया है, क्योंकि अब आखिरी ओवर्स के मैच हैं। आज इतवार है, पीर के रोज़ से हर रोज़ अमल दरामद का सिलसिला शुरू होना है। फैसले हो गए हुए हैं, जिन फैसलों का सबको इंतज़ार है, चाहे वो किसी किस्म का भी फैसला हो, उन फैसलों पर अमल दरामद का काम शुरू हो गया है। और कप्तान ने इसीलिए थोड़ी सी हिकमत अमली को तब्दील कर लिया है। चले मैं आपको ये खबर ब्रेक कर दूं, कप्तान ने अपने काम में तेज़ी ले आए हैं। तेज़ी पहले थी स्लो, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब कप्तान तेज़ी ले आए हैं। किन कामों में तेज़ी? लॉन्ग मार्च के अलावा लॉन्ग मार्च में तेज़ी ले आए हैं। कप्तान मुतालबात के हवाले से राब्तों में तेज़ी ले आए हैं। कप्तान की टीम के अब 3 राब्ते शुरू हो गए हैं। कप्तान से बैकडोर राब्तों का सिलसिला तेज़ हो गया है। कप्तान के हमायती बेइंतहा मुतहर्रक हो गए हैं। नई तैनाती के हवाले से कप्तान इस कदर मुतमिन है कि कप्तान को पता है कि नई तैनाती इस पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी। कप्तान को ये यकीन दहानी करा दी गई है, जिस पर कप्तान इंतहाई मुतमिन है। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। इसलिए बात बड़ी बड़ी क्लियर सी है यासर, अब हालात वो नहीं रहे। शरीफ ख़ानदान जितना मर्जी कोशिश कर ले, आसफ अली जरदारी जितनी मर्जी कोशिश कर ले, मौलाना फजल रहमान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हालात तब्दील हो चुके हैं। क्या 2 बड़ी सियासी जमातों ने परवेज़ खटक साहब से रब्ता नहीं किया? असद कैसर साहब से रब्ता नहीं किया? क्या असद कैसर और परवेज़ खटक से रब्ते नहीं हुए? क्या ये वो सियासी जमातें हैं, उमूर के ऊपर हुए, ये वो सियासी जमातें जो PDM के अंदर हैं? अमूर ये है के लिए हुए, राम करने के लिए हुए, कोई पैगाम पहुंचाने के लिए हुआ कि जनाब हम इनको छोड़ते हैं, क्या आप हमारा साथ देंगे या हमें अपने किसी कोने में रखेंगे? या आइंदा इंतखाबात में आप और हम इकट्ठे मिलकर चल सकते हैं? क्या सीट एडजस्टमेंट हो सकती है? क्या आइंदा आने वाले सियासी माहौल में हमारी कोई जगह आपके साथ बनती है? ये मामला है। अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कोई इस तरह का इत्तेहाद करेगी? बहुत सी जगहों पे सीट एडजस्टमेंट होगी, सिंध है और बहुत सी जगह जहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, ये तो उन्होंने फैसला किया हुआ है। लेकिन असल देखने वाली चीज़ ये है कि आज से चंद दिन पहले एक शोर बरपा था कि जनाब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ के जा रहे हैं। सर, छोड़ के जाने वालों का कद काट तो देखें क्या है। छोड़ के जाने वालों की आप पार्टी के साथ ज़िम्मेदारी क्या है? अभी तक वो सारे बड़े नाम, अभी तक वो सारे लोग जिनके नाम किसी जगह पे मैटर करते हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, जबकि बहुत से लोग जो तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गए थे, जो मैटर नहीं करते थे, वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बाकी सियासी जमातें जो हैं वो अब तहरीक इंसाफ की तरफ ही देख रही हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान की वो कुव्वतें जो फैसला कुन किरदार अदा करती हैं, उन कुव्वतों ने भी अपनी रिपोर्ट्स, अपने तज्ज़िये, अपनी तमाम तर मामलात को देखते हुए ये फैसला किया है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्की माशियत, मुल्क की हालात के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है उसको उसकी पोजीशन पे रखना होगा। वो जो तहरीक इंसाफ को आउट करने की ख्वाहिश थी वो दम तोड़ गई, वो जो तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की ख्वाहिश थी वो दम तोड़ गई, वो जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की ख्वाहिश थी वो कई जगहों से दम तोड़ गई। हाँ, अब मौजूद होगी हुकूमत के अंदर, लेकिन हुकूमत के अंदर जितनी मौजूद होगी, छतरी जूं जूं हटती जाएगी उतनी वो कम होती जाएगी। लिहाजा हालात जो है ना वो यकसर तब्दील होते जा रहे हैं। आज के बाद आप कल सुबह देखिएगा, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन, फिर उसके अगले दिन आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। बहुत सी जगह पे बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत सी जगह पे बहुत सी मुलाकातें हो रही हैं। ऐसे तो नहीं सदर पाकिस्तान 3 दिन तक लाहौर में क्यों हैं? क्या लाहौर के अंदर वो चिड़ियाघर देखने आए हैं? क्या लाहौर के अंदर अजायबघर देखने आए हैं? लाहौर में सिर्फ सहाफ़ियों से मुलाकातें करने आए हैं? मुलाकातें बड़ी अहम हो रही हैं, बड़ी अहम जगहों पे मुलाकातें हो रही हैं, और उन मुलाकातों में बड़े अहम फैसले हो रहे हैं।
और मैं आपको ये भी बता दूँ, खाली फैसले लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी तीनों जगहों पे हो रहे हैं और ये बड़े अहम फैसले हैं। कुछ लोगों के जहन में जो बात थी ना कि शायद ये सारे फैसले वहाँ पे होते हैं, अल्लाह भला करे किसी एक जगह पे, ये लंदन, कोई लंदन शंदन नहीं, कोई किसी जगह नहीं। अब फैसलों उन पे अमल होगा जो फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे, उन फैसलों पे अमल होगा जिन फैसलों की अहमियत पाकिस्तान के अंदर होगी, जिसमें पाकिस्तान के अहम लोग मौजूद होंगे। कप्तान की टीम में बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल होने जा रहे हैं। कप्तान अच्छा आपको अगले आने वाले चंद दिनों में बड़े सरप्राइज़ देंगे। अब वो सरप्राइज़ का वक्त शुरू हो गया। अब देखें तो सही ज़रा यासर, ज़्यादा दूर नहीं है, 24 घंटे। ज़मान पार्क की सिक्योरिटी बढ़ाने की वजूहात। हाँ, आज मैं आज फिर ज़मान पार्क गया था। एक तो इतला यह है कि एक खुदकश हमला, एक गाड़ी टकरा सकती है, ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद दहशतगर्दी की बड़ी वारदात हो सकती है। वहाँ पर इन्होंने पहली दफ़ा बेइंतहा, एक तो CCP लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर जो है वो दिन में कोई 20 चक्कर वहाँ लगा रहे हैं। पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, वहाँ पर बाकायदा टेंट लगा दिए गए हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वहाँ पर चेकिंग के बगैर अब कोई शख्स अंदर नहीं जाता। एक होती थी खाली चेकिंग, एक होती है आलात से चेकिंग। आलात से चेकिंग के अलावा अंदर जो है वो बड़ा बेहतरीन शीशे, बुल प्रूफ शीशे जो हैं वो घर के अंदर लगा दिए गए हैं, क्योंकि उनके खान साहब का जो घर है, अगर आपने शाह साहब देखा है, वो इतना महफूज नहीं था। फिर उसके बाद हम साए जो हैं उनके इर्द गिर्द के जो घर हैं वहाँ पे सिक्योरिटी का भी हाई अलर्ट कर दी गई है, छतों के ऊपर भी लोग बिठा दिए गए हैं। फिर वहाँ पर कुछ जो टेलीफोन सिस्टम है उसको किस तरह चेक करना वो भी कर दिया, चूँकि खदशा है, ये खदशा को तीसरी कुव्वत की तरफ से हो सकता है जो गैर मुल्की कुव्वत हो, जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करना चाहती हो। यह खदशा उनकी तरफ से भी हो सकता है जो पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान को आउट करना चाहते हो। यह खदशा उनकी तरफ से भी हो सकता है जो पाकिस्तान में किसी बड़े ऐसे मिशन पे आए हो जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जाने की कोशिश हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट है, इंतहाई हाई अलर्ट कि जिस शख्स का नाम शामिल नहीं है लिस्ट में, वो शख्स तो आप जेन से निकाल दें कि वो वहाँ तक जा सके। फिर उसके बाद कोई घर में चीज़ खाने पीने की जा रही है, उसे बाकायदा चेक किया जा रहा है। कोई चीज़ वैसे इस्तेमाल की जा रही है, उसे चेक किया जा रहा है। और ये इंतहाई अहम है। देखें, एक चीज़ तो मानना पड़ेगी। देख, आपको पता है KPK के जो कमांडोज़ हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो कमांडोज़ हैं, पुलिस है, वो भी वहाँ मौजूद है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो ऐसी बात है कि जिसकी कब तक हाई अलर्ट रहने के इम्कान हैं? जब तक खान साहब पिंडी नहीं पहुँच जाते। यानी अगले 10 दिन या हफ्ता एक? मैंने आपको कल भी तारीख बता दी थी, आज भी तारीख बता दी है कि ये 18, 19, 20 यानी 5-6 दिन ही होंगे। आप क्या समझते हैं कि PDM में शामिल तमाम जमातों की क्या कोई फिर से मुशावरती मीटिंग हुई है या पुरानी मीटिंग के ऊपर इत्तफाक किया गया? कौन सा दिन ऐसा है जिस दिन उनकी दिन में, अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो 24 घंटों में राबिते के अलावा बाकायदा एक मीटिंग? बाकायदा मीटिंग जनाब वज़ीर आज़म साहब के पाकिस्तान आमद के 5 से 6 घंटे बाद शुरू होगी। अच्छा, ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा इत्तला दे रहा हूँ। और भाईजान, चेहरों के रंग उड़ गए हैं, परेशानियाँ पड़ गई हैं बहुत से लोगों को। मैंने कई वज़रा को ये कहते सुना है, ये बातें करते सुना है, मेरे साथ उन्होंने ये बातें की हैं कि भाई हम समझ गए हैं कि अब टाइम ख़त्म हो गया। तो अब मुरझा गए हैं चेहरे। अब वो चाहो जलाल, वो ललकार चले। अल्लाह, एक तो हम दुआ करते हैं अल्लाह राना सनाउल्लाह साहब को लंबी उम्र से कामला अता फरमाए। उनके मतलब जो बातें हैं ना वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। राना सनाउल्लाह से किसी को कोई 100 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो एक बहादुर आदमी है, वो डट के खड़ा होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सियासी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन वो इस मामले में डट के खड़ा होता है। अब असल चेहरे उन बाकी वज़रा के मुरझा चुके हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्या 2 वज़ीर आज अपनी फैमिली समेत पाकिस्तान से नहीं चले गए? चाहे वो सैर के लिए गए हैं, चाहे वो किसी और चीज़ के लिए गए हैं। क्या ये वक्त था जाने का? ये वक्त जाने का नहीं था। इस वक्त में वो लोग जाते हैं जो इक़्तिदार के मज़े लूटने के बाद, जिन्हें पता चले कि अब इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है और किसी वक्त भी कोई शिकंजा कसा जा सकता है, वो लोग जाते हैं। तो यासर, आने वाले दिन मैं लिख के दे रहा हूँ, बड़े हर रोज़ तब्दीली नहीं होगी, सियासी तब्दीली। आप क्या समझते हैं कि ऐसे वक्त के अंदर कौन सी इत्तेहादी जमात है जो सबसे पहले टूट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाएगी? तहरीक इंसाफ के पास 3 जमातों ने रब्ता किया है, परवेज़ हटक साहब और असद कैसर साहब से। 2-1 ने 1-1 है। अब
खान साहब की तरफ से जो ग्रीन सिग्नल मिलेगा उसके बाद अगला मामला तय होगा। खान साहब ग्रीन सिग्नल देने पर रजामंद होंगे? अभी टाइम बहुत है। माजी के तजुर्बात देखते हुए तो उन्होंने ये अहद किया था कि अब किसी को साथ नहीं मिलाया जाएगा। खान साहब ने ये किसी जगह नहीं कहा कि मैंने किसी को साथ नहीं मिलाना। खान साहब ने ये कहा था जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया मैं उनको साथ नहीं रखूँगा। अगर कोई पहले ही इनका इत्तेहादी नहीं था अब इत्तेहादी बनना चाहता है। नहीं, मैं पुरानी जमातों की बात कर रहा हूँ जो पहले इत्तेहादी थे। हाँ, देखें सियासत में कोई चीज़ पहली या दूसरी या आखिरी नहीं होती। आपने जब एक बड़े दुश्मन को गिराना होता है तो उसके लिए आपको छोटे दुश्मनों को माफ़ करना होता है। ये तो बड़ी जीडीए के साथ इख्तलाफात क्यों पैदा हुए? नहीं, कोई इख्तलाफात नहीं। जीडीए तो उनके कई रहनुमा अलग ऐलान ये बातें कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब अपना इत्तेहाद ख़त्म कर रहे हैं। हमने जो उनके साथ बैठ के मेल मुलाकातें की थी हम उन नताइज तक नहीं पहुँच सके। जो उम्मीदें लगाई गई थी वो उन उम्मीदों के बरक्स निकली। जीडीए के मुझे कोई 2 रहनुमाओं के नाम बता दें जिन्होंने ये बातें की है। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ पूरी। 6 लोगों ने बैठ के ये एलामिया जारी किया जीडीए का। भाई वो उनमें से कितने अरकान असम्बली हैं? सूबाई असम्बली के तो हैं भाई। सूबाई असम्बली के तो हुकूमत सिंध में थी नहीं, इनकी इन्होंने क्या करना था जीडीए के साथ? भाई सूबाई असम्बली का अगर एक मेंबर राना साहब बयान दे तो क्या वो पूरी पार्टी के ऊपर लागू नहीं होता? नहीं होता। अच्छा, बयानिया जो होता है ना यासर, देखें बयान होता है पार्टी कायद का। कायद कहे कि जी मैंने इनके साथ नहीं चलना तो वो पूरी पार्टी का बयानी है। अगर कायद कहे कि मैंने इनके साथ चलना है तो फिर उसी बयानी पे अमल होता है। जीडीए के इख्तलाफात तहरीक इंसाफ सिंध के साथ उस वक़्त से हैं जब सेनेट का इलेक्शन था, जब उनका उम्मीदवार इलेक्शन हारा था। देखिए सिंध के अंदर यासर साहब उनकी हुकूमत नहीं है। और मैं दूसरा आपको बड़ा क्लियर बात कर दूँ, उस वक़्त सूरत हाल चेंज थी। आज इमरान खान के नाम से खंबे पर भी आप स्टिकर लगा देंगे वो इलेक्शन जीत जाएगा। अब बहुत सी सियासी जमातों की मजबूरी इमरान खान है। बहुत सी सियासी जमातों को आप इमरान खान का टाइटल जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए साथ लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आप वो 5, 6, 10 या लोगों की बात छोड़ दें, जरा आने वाला हालात तो देखें। अच्छा राना साहब ये बताएं, कुछ शख्सियात जो खान साहब को छोड़ के गई, कुछ शख्सियात जिनसे खान साहब ने कता ताल्लुकी कर ली, क्या उन शख्सियात की वापसी के इम्कानात हैं? एक शख्सियत की वापसी के इम्कानात हैं। एक शख्स है जिसने तमाम तर प्रेशर के बावजूद खान साहब के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। बड़ी शख्सियत? हाँ बड़ी, आप समझ गए आप। जिन्होंने जोड़ तोड़ में भी काफ़ी माहिर रहे जो। जी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने खान साहब के ख़िलाफ़ किसी एक्टिविटीज़ में अपना रोल अदा नहीं किया। उनके बेटे ने भी नहीं किया। उनके मुताल्लिक़ सुनने में आया है कि कुछ लोगों की ख्वाहिश है, कुछ लोगों की, कि अगर उन्होंने उस वक्त में कुछ नहीं किया तो अगर वो वापस आना चाहते हैं तो हमें उन्हें वापस ले लेना चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है आने वाले हालात में। अब उसमें आके बड़ी परेशानी क्या बन रही है यासर, मैं आपको बता दूं। बड़ी परेशानी ये बन रही है, उनके साथ एक ग्रुप है, वो आएगा तो पूरा ग्रुप साथ आएगा। अब इलेक्शन पंजाब में ज़िमनी हो चुके हैं। उन ज़िमनी इलेक्शन में वो उस ग्रुप के 95% लोग इलेक्शन हार चुके हैं। अब आप किस बुनियाद पर उस ग्रुप को साथ रखेंगे? वो साथ आते हैं, टिकटें मांगेंगे। अगर आप उनको टिकट देते हैं जिसने उनको हराया, फिर उनकी अहमियत क्या होगी? इसलिए बहुत सी चीज़ें जो है ना अभी बिल्कुल आप उन्हें समझे कि पसे पर्दा भी हैं सही, और उन पर अभी कोई बात भी नहीं चल रही। उस पर मुशावरत होगी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी तक मुशावरत कहाँ पे हुई, डेडलॉक किन चीज़ों पर ख़त्म हो चुका है, इस पर मुफस्सल गुफ्तगू की जाएगी। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात ये कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रफ्ता रफ्ता उसकी हिकमत अमली में जो तब्दीली है ये वफाकी हुकूमत पे किस तरीके से प्रेशर बिल्ड कर पाएगी। वफाकी हुकूमत सोच विचार क्या कर रही है, इत्तेहादियों से अभी तक क्या मुशावरत हुई है, किस नुक्ते पर इत्तफाक हुआ है, इत्तेहादी किस सोच विचार में हैं, इत्तेहादी क्या एक नुक्ते के ऊपर मरकूज हैं या मुख्तलिफ नजरियात में बटे हुए हैं, कबल अज़ वक्त इंतखाबात का क्या कोई हामी है या फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात उन्हें सब
सबसे बड़ा खतरा दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा सूरत हाल में अगर इंतखाबात का ऐलान होता है तो किस हद तक मकबूलियत हासिल करेगी, और अगर 5 से 6 माह बाद ऐलान होता है तो सूरत हाल उस वक्त किस हद तक मुख्तलिफ होगी। इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एजाजुल हक साहब, मौजूदा सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए कुछ मीटिंग्स के तज़किरे हो रहे थे, कुछ बातें ये हो रही थी कि डेडलॉक कहीं पे था, वो खत्म हो चुका है, आइंदा कुछ दिनों के बाद मंजरनामा वज़ा हो जाएगा, आप तक इत्तलात क्या है? बिल्कुल ऐसी ही मामला थे। मेरा ख्याल था कि तय ये बात थी कि जो हमारे मेहमान आ रहे थे सऊदी अरेबिया के, उनके आने से पहले कोई फ़ज़ा को हमवार करना था, लेकिन वो तो कैंसिल होगी विजिट उनकी। अब मेरे ख्याल में वो बाद में आएंगे। लेकिन मामलात जो है वो जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास। इस पाकिस्तान के इसकी मतलब मईशत के हवाले से या सालमियत के हवाले से कह लें, सालमियत तो नहीं कहना चाहिए लेकिन स्टेबिलिटी के हवाले से और कोई चारा नहीं है। आपको या तो जमहूरियत को अगर कायम रखना है तो आपको फिर इलेक्शंस का ऐलान करना पड़ेगा। अगर आपने मजीद दलदल के अंदर फंसते जाना है तो फिर आपको कोई और तरीक़ाकार ढूंढना पड़ेगा कि किस तरह से मुल्क को इससे बाहर हम निकालें। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी बात तो इस वक्त ये है कि जो भी फैसला होता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन देखें इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम है। सबसे हमारी 6 नंबर पे या 5वें नंबर पे दुनिया में हमारी फौज है, 7वें नंबर पे हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। हालत हमारी ये है कि हमारी पार्लियामेंट के 340 मेंबर हैं, हमारी सेनेट के 110 के करीब मेंबर है मेरा ख्याल है, और ये सारे के सारे जो हैं इस वक्त जो है वो देख रहे हैं कि लंदन में क्या हो रहा है। क्या 2 या 3 लोग एक खानदान के बैठकर इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे? यानी हम इस हद तक आ चुके हैं कि ना तो पार्लियामेंट का कोई वकार है, ना उसकी कोई तौकीर है, ना सेनेट है, ना सेनेट को कोई पूछ रहा है। इजाजुल हक साहब, चले ये तो सेनेट की तादाद हो गई, ये कौमी असम्बली अरकान असम्बली की तादाद हो गई, इनकी कितनी अहमियत है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस मुल्क की जो अहम कुव्वतें हैं, क्या वो भी इस इंतज़ार में है कि लंदन से फैसला आएगा और हम उसे मानेंगे? क्या वो इस पर मुज़ाहमत या मुदाखलत नहीं कर सकती? अच्छा, वो आपने बात ही कर दी। मेरा ख्याल है कि अवाम तो बेबस हैं, पार्लियामेंट भी बेबस है। जमहूरियत का अलाप हम जमहूरियत का जो है वो हम अलापते रहते हैं जनाब कि हम बड़े जमहूरियत पसंद है और जमहूरियत के लिए हमने ये कुर्बानी दी और ये कुर्बानी दे दी, और एंड में पता लगता है कि जमहूरियत एयरपोर्ट जाते जाते वापस बुलाना है, और वापस बुला कर क्या फैसले करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या पैगाम लेकर जा रहे हैं। यानी आपने पूरी कौम को जो है वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तो मैं तो ये शुरू से कहता आ रहा हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के सोचना पड़ेगा। सर मेरे सवाल का जवाब तो दे दें। मैं आपके सवाल का जवाब यही है कि एक हद तक इंसान बैठकर सोचता है, एक हद तक वो ढील भी देता है, लेकिन जब बात आ जाती है मुल्क की सालमियत की, मुल्क की स्टेबिलिटी की, तो उस वक्त जाकर फिर आपको अपना एक किरदार अदा करना पड़ता है। क्या वो किरदार आपको अदा होता नजर आ रहा है? देखें, कुछ ना कुछ तो पैगाम गए हैं, कुछ ना कुछ पैगाम आए हैं, कुछ किरदार सदर मुमलिकत ने अदा किया है, कुछ वो अदा कर रहे हैं, कुछ टाइम इनको ज़रूर कहा होगा कि आप अपने मामलात जो है सुधार लें एक अच्छे तरीके से। अगर नहीं सुधारेंगे तो लाजमी बात है कि फिर सबका नुकसान होगा या सबका फ़ायदा होगा। मुझे तो नहीं पता कि किस तरफ को हम जा रहे हैं इस वक्त। एजाजुल हक साहब, कुछ खबरें फैल रही थी कि बनी गाला में भी कोई अहम मुलाकात होने वाली है, वहाँ की सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। क्या आपकी नज़र में या आपके इल्म में कोई ऐसी बात है कि कोई अहम मुलाकात इन दिनों में हुई है या होने वाली हो? मुलाकात होगी इंशाल्लाह और होनी चाहिए इंशाल्लाह, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बनी गाला में हो, लाहौर में भी हो सकती है, कहीं और भी हो सकती है। मुलाकातें माजी में भी होती रही हैं, आइंदा भी होती रहेंगी। कुछ राब्ते माजी में भी थे, कुछ राब्ते अब भी हैं, और मेरा ख्याल है कि अपने बयानिए को थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है और मुल्क की सालमियत को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने की ज़रूरत है। बयानिया किसको दुरुस्त रखने की ज़रूरत है? PTI को?
हर किसी को। मैं समझता हूँ कि मतलब आप ये नहीं देख रहे कि इस सारे मसले में बेनिफिशियरी कौन है। तो आप अगर थोड़ा सा इसका जायजा ले लेना कि सारे मसले में बेनिफिशियरी कौन है, कौन ये मामलात करवा रहा है, तो कभी भी उनकी तरफ आपका मतलब डायरेक्शन नहीं होगी जिनकी तरफ आपने अपनी सारी तोपें खोली हुई हैं, मतलब बगैर किसी सबूत के, किसी के कहने पर। मेरा ख्याल है बयानिए में तो पिछले 2 दिन से काफी फर्क नजर नहीं आ रहा। मजीद आएगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो मजीद फर्क नजर आएगा, मैं कुछ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। 16 तारीख के बाद हालात काफी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैंने तो 18 तारीख दी हुई थी, आपने 16 कह दिया, अब और बेहतर है। लेकिन मैंने ये कहा था कि 18 को तो पिंडी पहुंचने की तारीख है ना। देखें, आप हमसे जितना मर्जी छुपाएं, 18 तो पिंडी पहुंचने की तारीख है, 18 या 19। लेकिन क्या 16 के बाद हालात तेजी से बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे? देखें, जाएंगे, जरूर जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी होश के नाखुन लेने चाहिए और बाहर बैठकर उन लोगों से, देखें ना, जो इन टच नहीं है अवाम के साथ, जो मुल्क के साथ इन टच नहीं है, जो पार्लियामेंट के साथ इन टच नहीं है, जिनको मालूम नहीं कि अंदरूनी मामलात कैसे चल रहे हैं, आप सुनी सुनाई बातों पे वन साइडेड इंफॉर्मेशन लेकर पाकिस्तान के फैसले कर रहे हैं आप। यानी हम कितने गिरेंगे और नीचे, मतलब जमीन पे तो हम पड़े हुए हैं, और किधर हमें। मतलब एजाजुल हक साहब, आप जब कहते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो क्या इन्हीं हालात में लंदन वाले भी वापस आएंगे? मैं तो कब से उनको कह रहा हूं, मैं तो मिन्नतें कर रहा हूं कि खुदा के लिए वापस आए। मतलब कब तक आप बाहर बैठकर तो ये तमाशा देखेंगे या तमाशा लगाएंगे यहाँ पे? अगर आपकी कोई कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ तो आपको वापस आना चाहिए। आप इस इंतजार में बैठे हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आपको मिले। मैं तो कहता हूँ कि अगर भी कुछ चाहिए तो डिमांड कर दें, कौम कुर्बानी दे दे, आपकी डिमांड्स को पूरा कर देगी। लेकिन आप वापस आए, अगर मुल्क के हालात को ठीक करना कर सकते हैं तो यहाँ आके करें, बजाय वहां बैठकर तो छोटे भाई को डांट डपट के तो मामला ठीक नहीं होंगे ना। अच्छा, सुनने में आया है कि आप उनको वापस बुला रहे हैं, पाकिस्तान बुला रहे हैं। मेरे पास इतला तो यह है कि जिसको उन्होंने पाकिस्तान भेजा था वो भी वापस जा रहा है। देखिए, ये मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कितने हम, यानी कि हमारे 22 करोड़ अवाम में, दुनिया भर में हमारे लोग, आप कोई दुनिया का मुल्क ले लें, उसमें पाकिस्तानियों को आप देख लें कि किन पोजीशन पे बैठे हुए हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमें अपनी मईशत ठीक करने के लिए बंदा नहीं मिलता, हमें अपने मुल्क के अदारों को ठीक करने के लिए कोई नहीं मिलता। हमें जो भी मिलता है वो उल्टा जो है, जो ठीक हुआ होता है उसको भी खराब करने के लिए मिलता है। तो मैं समझता हूँ अजीब व गरीब हालात पैदा हुए हैं इस वक्त। लेकिन एजाजुल हक साहब, क्या अब आपने ये इशू छेड़ ही दिया है कि हमें कोई शख्स नहीं मिलता, तो क्या आप इसे अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान के इदारों की कमजोरी नहीं समझते कि हमारे इदारे उतने मजबूत हैं ही नहीं, उनका स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है? एक शख्स अगर खुलेआम काम करना चाहता है तो उस पर बहुत सी कदगने हैं जिसकी वजह से वो फिर पाकिस्तान आना गवारा नहीं करता। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब अदारे भी कमजोर हैं, उसमें आप अदारों में हमारी पार्लियामेंट भी आती है, हमारी जुडिशरी भी आती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी आती है। अब इस्टेब्लिशमेंट की अपनी बुरियां भी हैं, किस हद तक वो जाएंगे। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि घर जो है उसमें आग लगी हुई है और हमारी हर चीज जो है वो इस वक्त स्टैंड स्टिल पर है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्री के हालात हैं, इस वक्त जो हमारे एक्सपोर्ट्स के हालात हैं, यानी इस 6 महीने में पिछले जो 3 शिफ्टें काम कर रहे थे वो एक फैक्ट्रियां बंद कर चुके हैं या एक शिफ्ट पे आ चुके हैं। मतलब ये हालत होगी हमारी मईशत की। तो कब तक आप ये तमाशा देखेंगे? इनको समझाएं आपके जनाब, क्या है, इलेक्शंस का ऐलान करना है ना, कौन सी कोई प्रॉब्लम इसमें है? आ जाए, बैठ जाए। चलें, आपके दिए हुए टाइम के मुताबिक, आपके दिए हुए टाइम से 2 दिन बाद या 2 दिन पहले ऐलान तो हो ही जाना है, आपको पता, मुझे पता। ये तो बता दें कि खान साहब 18 या 19 तारीख को आपके पास आ रहे हैं, लाल हवेली आ रहे हैं या कमेटी चौक में इस्तकबाल करेंगे? देखें, मैं तो कहता हूँ कि आना ही ना पड़े। मैं तो कहता हूँ उससे मामला पहले ठीक करने चाहिए, या इस हद तक हमें नहीं वेट करना चाहिए कि आखिर में यहाँ आकर मतलब वो फिर ऐसी पोजीशन आ जाए कि रिट्रीवेबल ना हो या कोई नुकसान हो जाए।
तो अगर किसी में भी थोड़ा सा वो है तो मेरा ख्याल है उससे पहले पहले इसका हल निकालना चाहिए। आप इस वक्त सिर्फ मशवरे दे रहे हैं इजाजुल हक साहब, या तो दुआएं कर रहे हैं या मशवरे दे रहे हैं? ना यासर, इजाजुल हक साहब बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं, मुशावरत में शामिल हैं। वैसे इजाजुल हक साहब खबर नहीं देना चाहते। खबर इनके पास भी है, हमारे पास भी है। ये जानबूझ के बीच में से थोड़ी सी काट देते हैं ना। नहीं वो जरूरी है। मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ ना, ये इसके लिए जब आपकी कोई ख्वाहिश होती है तो लाजमी बात आप उसके लिए कोशिश भी करते हैं, और जब आप कोशिश करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको झंडा उठाकर ऐलान करते हुए करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मुझे सदर ममलिकत ने भी कल ये कहा कि मैंने बहुत सी कोशिशें की कि अफ़वाम तफ़हीम से मसला हल हो जाए, मुज़ाकरात भी किए, लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। नए इंतखाबात के हवाले से भी कोई बात हतमी नहीं हो सकी। देखिए इस वक्त जो है ना वो अना का मसला आ गया, जिद का मसला आ गया। अब ले तो लिया, मतलब कि अब आप उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। कभी भागते हैं लंदन, कभी वापस आते हैं, कभी मुशावरत करते हैं अपने इत्तेहादियों से जो उनसे खुश नहीं है इस वक्त। कई तो मैटर करते हैं, कई मैटर ही नहीं करते। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगी। इधर कोई ना कोई फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, या वहीद काकड़ साहब का फार्मूला हो, या रहील शरीफ का फार्मूला हो, या फिर गुलाम इसहाक साहब का फार्मूला हो। कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा इस मुल्क के हालात सुधारने के लिए। आप उस हद तक वेट नहीं कर सकते कि हालात आपके हाथ से बेकाबू हो जाएं और फिर किसी के हाथ में भी ना रहे। आसिफ अली जरदारी साहब के जो दोनों आम थे, मियाँ साहब ने क्यों मुस्तरद कर दिए? देखें मियाँ साहब को स्वाए वो भी बड़े बात यह है कि माजी से कभी किसी ने कोई, हमारे यहाँ तो किसी ने कोई सबक नहीं सीखा, कोई भी हो। वो एक दफ़ा आप देखते हैं कोई चीज़ होती है तो इंसान अगली दफ़ा फूंक फूंक के कदम रखता है। अब मुझे मालूम नहीं कि इसमें से क्या निकालना चाह रहे हैं। जो जिद इस वक्त चल रही है और जो एयरपोर्ट से वापस बुलाया जा रहा है, और 3-3 दिन के लिए वज़ीर आज़म और उनकी कैबिनेट के कुछ लोग जो है वो लंदन में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान पता नहीं अल्लाह के हवाले किया हुआ है, किसके हवाले किया हुआ है। तो ये इस हद तक भी नहीं जाना चाहिए कि इतने आप गिर जाएं कि दुनिया में आपका मजाक बनना शुरू हो जाए कि आप इतना बड़ा पाकिस्तान जो है 22 करोड़ का मुल्क है और आप अपने मुल्क के अंदर आप फैसले नहीं कर सकते। जैसा सुनने में आया है कि शहबाज साहब को, वज़ीर आज़म साहब को फौरी तौर पर तलब कर लिया गया है अब वापस पाकिस्तान। लाज़मी बात है, मतलब अब कब तक ये मामला चलेंगे? मेरा ख्याल है कि उनको कोई पैगाम पहुंचा था जिसकी वजह से वो फौरी तौर पर आते आते वापस मुड़े थे। अब अगर उन्होंने वो जवाब ले लिया होगा तो फिर वापस आकर मतलब उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई क्या फैसला हुआ। एजाज साहब, आप क्या समझते हैं ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है कब तक कायम रहेगा? किन वजूहात की बुनियाद पे और नुक्ता इख्तलाफ किस वजह से पैदा होगा, कब होगा? देखें छतरी जब तक ऊपर है जब तक तो कोशिशें करेंगे कि सारी मुर्गियां जो है उस छतरी के अंदर रहें। जैसे ही वो छतरी ऊपर से हट जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई भी साथ खड़ा नहीं होगा आपस में, क्योंकि अंदर अंदरूनी हालात तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है एजाज साहब क्या है। और क्या छतरी 1-2 दिन में हट नहीं रही? छतरी हटनी चाहिए, मैं समझता हूँ छतरी हटनी चाहिए, और अगर हट गई है तो बहुत अच्छा है। नहीं, आप नहीं हटी तो हट जाएगी। आप बताएं ना, हमें तो नहीं पता। देखे पिंडी में आप बैठे हैं, हम तो लाहौर में बैठे हैं। छतरी हट गई है? नहीं, मैं सुना छतरी के नीचे से कुछ लोग निकल भी गए हैं, या छतरी के नीचे से निकाल दिए गए हैं? कोई भी खुश नहीं है जहां पर वो बैठे हुए हैं, कोई भी खुश नहीं है। लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स को स्टेक पे लगा दिया है। आप हालात देख लें, मैं नाम लेके नहीं कहता, कराची में क्या हुआ, दीगर जमातों के साथ क्या हुआ। तो इसलिए हर कोई जो है ना इस वक्त अपनी अपनी फेस सेविंग के चक्कर में है कि हमें कोई रास्ता मिल जाए। जैसे ही इलेक्शंस का अनाउंस करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी इकट्ठे चल सके। एजाज साहब, एक आखिरी सवाल, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इजरा किन वजूहात की बुनियाद पे किया गया? अगर पाकिस्तान आने का इरादा नहीं तो फिर कहां जाने का? देखिए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो उनको बहुत पहले दे दिया गया था। अब उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी दे दिया गया है। साबिक वजीर आजम है, अगर वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तकरीबन सब साबिक वज़ीर आज़म के पास होता है,
लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान से एब्सकॉन्डर हैं, इसलिए उनको देना मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी मतलब मजाक था कौम के साथ। उनको खुद भी नहीं लेना चाहिए था। अभी वो कहते मैं वापस आऊँगा, अपने आप को क्लियर करूँगा, लेकिन हो सकता है कि वो कुछ जो मसाइल उनके पैदा हो रहे हैं इस वक्त के मंडे को, यानी कल जो एवन फील्ड्स के जहाँ पे वो रहते हैं, जो उनके रेजिडेंस है वहाँ के, वो कोर्ट में जा रहे हैं। कल उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन जमा करवानी है कि यहाँ पे स्कूल डिस्टर्ब हो रहा है, यहाँ पर हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, इन फ्लैट्स को सील किया जाए। तो हो सकता है कहीं और जाने का फैसला कर रहे हो या कोई और जगह लेने का फैसला कर रहे हो, लेकिन ये मेरी खबर बड़ी ऑथेंटिक है कि कल या परसों पुलिस स्टेशन में उनकी जो है वो दरख्वास्त फाइल होने को जा रही है। सही, कल या परसों दरख्वास्त फाइल होने को जा रही है। हो सकता है पाकिस्तान आने का इरादा नहीं है तो कहीं और जाने का भी इरादा हो सकता है। बहुत शुक्रिया एजाज उल हक साहब, इस हवाले से अपना लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, आज दुनिया क्रिकेट का बड़ा मार्का था जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई और ट्रॉफी जो है वर्ल्ड कप की वो इंग्लैंड के नाम रही। पाकिस्तान की खामियां कहां पे रही? हमारा बॉलिंग अटैक इस हद तक मजबूत था कि वो टारगेट जिसे हासिल करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड उसके हासिल करने में भी मुश्किलात का सामना करता दिखाई दिया। इंग्लैंड के बैटिंग ऑर्डर से हमारा बैटिंग ऑर्डर किस हद तक मुख्तलिफ था? अगले एशिया कप के लिए या ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए हमें किस तरीके की तैयारी करनी है, किस तरीके से खेल को परखना है, इसी बारे में बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आसिफ इकबाल में ज्वाइन किया है। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ साहब, सबसे पहले तो टारगेट के हवाले से आप क्या समझते हैं? हमारा बॉलिंग अटैक तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमने जो डॉट बॉल चेज किए, तकरीबन 58 डॉट बॉल्स गए, उसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, T20 क्रिकेट जो है ना उसका सबसे अहमियत की, आप जो डॉट बॉल्स की बात करें वो 58 में 48 थे, विच कम्स टू रफली अबाउट आई थिंक 8 ओवर। अगर आप 8 ओवर मेडन खेलते हैं तो फिर बड़ी ज्यादती होती है T20 क्रिकेट में आपको एक टारगेट सेट करने की। लेकिन विकेट के लिहाज से देखा जाए तो मेरा ख्याल था जब टॉस जीत के हम हार गए टॉस और इंग्लैंड ने आपको दावत दी बैटिंग करने की, तो ऐसा लगा कि 150 to 160 that should be the target of Pakistan team, जो हमारे bowlers capable of defending है। लेकिन आई थिंक वो नहीं कर पाया वो स्कोर। बात सबसे जो अहमियत की बात थी जो आपने मेंशन की, वो डॉट बॉल थी, वो आई थिंक नहीं करनी चाहिए उनको। डॉट बॉल मतलब सिंगल तो मिनिमम आपको स्कोर करना चाहिए हर गेंद पर। चलें, वो भी नहीं हुआ और आप चौका छक्का तो छोड़े, सिंगल भी नहीं दिए। आसा भाई, अगर शाहीन शाह अफरीदी जो अनफिट हो गए, अगर उनके ओवर रहते तो आप समझते थे कि मैच बन सकता था? जी हाँ, वो बिल्कुल दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम। क्योंकि हम बैटिंग की बात कर रहे थे तो मैं बैटिंग का जिक्र कर रहा था। यकीनी तौर पर आई थिंक हमारी जो बॉलिंग है वो केपेबल ऑफ डिफेंडिंग इवन दिस स्कोर 138 का भी जो था, और जिस तरह से आउट कर गए थे उनके 2 टॉप बैट्समैन जो थे बटलर और हेल्स को पहले 6 ओवर में, आई थिंक दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर पाकिस्तान। लेकिन क्रूशियल पॉइंट, जो टर्निंग पॉइंट जो था, वो आपने जैसा कहा वो था आफरीदी की 5 गेंदें जो बाकी थी। अनफॉर्चुनेटली वो जो इंजर्ड होकर चले गए थे, तो उन 5 गेंदों में आप देखें आरिफ से गेंद कराई गई या इफ्तिखार से, किससे कराई? आई थिंक आरिफ इफ्तिखार से करवाई गई जी, इफ्तिखार से जो 5 गेंदें कराई गई उसमें वो 13 रन दे दिए थे। तो दैट ब्रॉट डाउन द इक्वेशन बिटवीन बॉल्स एंड रन। वरना काफी मुश्किल होता अगर आफरीदी अपने 5 गेंदें पूरी करते और फिर उस 5 गेंदों के बाद यकीनी तौर पर एटलीस्ट आई थिंक सो वो नहीं कर पाते 13 रन, हो सकता है कम रन करते, लेकिन उसकी वजह से काफी फर्क जरूर पड़ा। ऑल सेड एंड डन, आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ द पाकिस्तान टीम, जिस तरह से उन्होंने टूर्नामेंट शुरू किया था और उसके बाद फिर जिस तरह से फाइनल में पहुंचे। आसिफ साहब, गुज़श्ता दिनों आपसे बारहा मेरी बात हुई, आप एक ही राय रखते थे कि पाकिस्तानी टीम को सराहा जाना चाहिए, ये बातें सारी जो हैं ये वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद होनी चाहिए।
अब हमें अगले गोल को सेट करने के लिए हमें तब्दीली क्या लाना है? हमारा मिडिल ऑर्डर जो मुसलसल नाकाम रहता है, हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, और टेल एंडर्स की तरफ अगर हम तवज्जो दें तो आखिरी 5 ओवर में आप 30 रन करें तो वो भी परेशान कुन मरहला हमारे पास है। सारे का सारा प्रेशर बॉलर्स के ऊपर कन्वर्ट तो नहीं किया जा सकता, तो बेहतरी किस तरीके से करनी? बिल्कुल आप ये सही करें, बॉलर्स में नहीं जाते। इनफैक्ट बॉलर्स ने तो आपको बहुत अच्छी फाइटिंग वो कराई है, एंड करी है मैच का। एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, देखें आप जिस टीम में 4 ओपनर्स खिलाते हैं, और आपके बाबर और रिजवान तो अभी तक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं, बहुत अच्छा करते आए हैं, और उन्हीं की वजह से आप बहुत सारे मैचेस जीते भी हैं, उनके रिकॉर्ड भी बड़े अच्छे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, आप वो ये देखें कि आपके जो मिडिल ऑर्डर की आप बात करते हैं, तो मिडिल ऑर्डर में आप कौन है मिडिल ऑर्डर? आपके टॉप नहीं, आप उनको अपने स्लॉट पर अगर खिलाएं तो फिर मिडिल ऑर्डर पे आपका है ही नहीं। इनफैक्ट देखा जाए आप ओपनर्स का एक्सपेक्ट करें मिडिल ऑर्डर की परफॉर्मेंस है। दैट्स व्हेन आई थिंक वी नीड टू कंसंट्रेट कि कौन से आप पहले आइडेंटिफाई करें कि आपकी मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेंथ जो है उतने खिलाड़ियों से मिल सकती है। तो वी शुड ट्राई एंड आइडेंटिफाई देम और उनको फिर ग्रूम करें भी। आसिफ इकबाल साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम में कौन से प्लेयर और ऐसे हैं जिन्हें आना चाहिए जिससे टीम मजबूत हो, जो इस वक्त बाहर है? देखिए अनफॉर्चुनेटली मैं इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो नहीं करता, तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन देम, बट माय स्ट्रांग बिलीफ है कि आप हर बैट्समैन को अपनी पोजीशन पे खिलाना चाहिए। अगर शान मसूद हो या दूसरे ओपनर टीम में अगर हो, अगर उनकी जगह ओपनर्स पे नहीं है, तो आप उनको जबरदस्ती मिडिल ऑर्डर में नहीं खिला सकते। आपको चाहिए कि जो जिस पोजीशन में जो खिलाड़ी खेलता रहा डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, वो उसी पोजीशन में आकर खेले। आपको फखर जो है वो आपके ओपनर हैं, जो मैंने नाम लिया शान, वो आपके ओपनर हैं। ये ओपनिंग पोजीशन पे खेलते हैं, इनको आप मिडिल ऑर्डर समझकर मिडिल ऑर्डर पे भेजें। वो इट्स नॉट द सेम थिंग। या तो टीम के बाहर रहें, या अगर उनको खिला रहे हैं तो आप ऐसे ओपनर खिलाएं। यानी आपको अपना बैटिंग ऑर्डर जो है उसको लॉक करना चाहिए, रोजाना की बुनियाद पे मैच की कंडीशन को देखते हुए आपको तब्दील नहीं करना चाहिए, बसूरत दीगर कि आप किसी ऐसी कंडीशन में फंस चुके हैं कि जहां पे आपको ये जरूरत पड़े कि यहां पे इस नंबर पे ये आए तो बेहतरी आ सकती है, वहां पे आप चेंज कर रहे हैं। लेकिन एक बैटिंग ऑर्डर जो लॉक है उसे किया जाए और फिर उसके बाद हिकमत अमली मजीद तरतीब दी जाए। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम द लास्ट आवर के वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। लाने के बाद